चलिए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसी को एनसीईआरटी में आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है बायट-सावर्ट लॉ, है ना। बायट-सावर्ट लॉ क्या है? हमने ये सीखा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे कोई वायर है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जब उस फील्ड में आएगा तो एक फोर्स फील करेगा, या अगर आप मैग्नेटिक कंपास को लाएंगे तो उसके निडल में डिफ्लेक्शन आएगा, है ना। अब अगर अपने को जानना है कि मैग्नेटिक वायर से किस डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना, तो उसके लिए अपने को एक फॉर्मूला चाहिए होगा, और वो फॉर्मूला निकालने के लिए या वो फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूले की फॉर्म में हमें एक लॉ दिया गया, दैट इज नॉन एज बायट-सावर्ट लॉ। ठीक, बायट-सावर्ट लॉ ये बताएगा कि अगर किसी वायर में कोई करंट आई फ्लो हो रहा है तो उससे किसी आर डिस्टेंस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है। एक फॉर्मूला बायट-सावर्ट लॉ में निकल कर आएगा, जिस फॉर्मूले की हेल्प से आप उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये क्योंकि एक लॉ है तो इस लॉ को समझते हैं कि ये लॉ क्या है। सपोज कीजिए मेरे पास एक वायर है, इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रहा है। अब मुझे ये जानना है कि इससे आर दूरी पर, किसी भी जनरल आर दूरी पर कोई पॉइंट है पी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का कितनी है ना। सबसे पहली चीज, अगर डायरेक्शन की वैल्यू, डायरेक्शन पता करें उस मैग्नेटिक फील्ड की किधर होगी, तो हम सिंपली राइट हैंड थंब रूल लगा के पता कर सकते हैं। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी भी होगी, वो कहां होगी, अंदर की तरफ होगी। इसके लिए मैंने क्या किया, क्योंकि इस पूरे वायर की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड जानना है, तो मैंने क्या किया, इस वायर का एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया डीएल लेंथ का, है ना। ये एक वेक्टर है जिसे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हैं, जिसकी डायरेक्शन अलोंग द करंट या करंट की डायरेक्शन में ली जाएगी, है ना। तो एक वायर का छोटा सा सेगमेंट डीएल वेक्टर में ले रहा हूं। इस डीएल वेक्टर की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल ले और उसे इंटीग्रेट कर दे, तो पूरे वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पर होगी वो निकल आएगी। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया। अच्छा, एक और चीज, यहां पर इस डीएल वेक्टर और ये जो आर है, पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों के बीच में सपोज कीजिए एंगल थीटा है ना। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि इस पॉइंट पी पर इस छोटे से डीएल वेक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सपोज डी बी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसमें फ्लो होने वाली करंट के। जितने ज्यादा अमाउंट का करंट होगा उतनी ही ज्यादा यहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ऐसा पाया गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस डीएल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। जितना बड़ा आप एलिमेंट लेंगे उतनी ज्यादा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना छोटा एलिमेंट लेंगे आप उतनी यहां पर कम मैग्नेटिक फील्ड होगी। और साथ में पाया गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा, उसके साइन पर, मतलब साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, इसके अलावा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो वायर की डिस्टेंस है इस पॉइंट पी से, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम होगी। एक्सपेरिमेंटली ये रिजल्ट अपने सामने निकल कर आया। इस रिजल्ट को अगर क्लब किया जाए तो हम पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई डीएल साइन थीटा के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। सो डीबी या मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर एक कांस्टेंट अगर यहां पर लगाया जाए तो यहां पर वो कांस्टेंट क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट क्या है इसकी चर्चा करते हैं। और साथ में है आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का मेरे सामने निकल कर आया। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
अगर इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो क्योंकि यहां पर साइन थीटा का यूज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होने वाला है, और यहां पर साइन थीटा डीएल वेक्टर और आर यानी कि पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है, तो यहां पर आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, डीबी मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को खोलेंगे तो ये डीएल आर साइन थीटा आएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, यहीं पर आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए तो फिर ये फॉर्मूला, ठीक। डायरेक्शन के लिए आप क्या करें, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, तो आप ध्यान से देखिए थंब जो है राइट हैंड थंब रूल का यूज कर रहे हैं, डीएल की तरफ फिंगर्स को फैलाना है, आर की तरफ कर्ल करना है, तो थंब देखिए अंदर आ रहा है, यानी कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब यहां पर अपन ने एक कांस्टेंट यूज किया है म्यू नॉट। म्यू नॉट इज व्हाट? म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वैक्यूम के लिए यहां पर ये परमिएबिलिटी है, ये किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, यहां पर अपन ने जो यूज की है वो वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए यूज की है। अदरवाइज ये एक पर्टिकुलर मीडियम की प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि वो मीडियम अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को कितना आसानी से पास होने दे रहा है, कितना आसानी से मैग्नेटिज्म को फ्लो होने दे रहा है। लेकिन यहां पर नॉट, ये ओ जो जीरो सिंबल लगाया गया है म्यू नॉट, ये डिनोट कर रहा है कि ये किसकी परमिएबिलिटी है, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है। इसकी यूनिट भी होगी, आप चाहें तो इसकी यूनिट कैलकुलेट यहां से कर सकते हैं। इसकी यूनिट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला से मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और मीटर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मीटर बच जाएगा, तो टेस्ला इंटू मीटर, और आई करंट की यूनिट जो है वो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगी, तो इसकी यूनिट आप चाहें तो लिख सकते हैं टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 के बराबर होती है। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ था, उसमें एक अपन ने कांस्टेंट यूज किया था एप्सिलॉन नॉट, है ना, वो आपको ये बताता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए डिफाइंड है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए क्या डिफाइंड है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। इसकी यूनिट क्या है, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, ये इसकी यूनिट है। और आपको अगर किसी करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड जो हमने ये बायट सावर्ट लॉ पढ़ा है और एक हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, वहां पर एक टर्म थी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर एक टर्म है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इन दोनों में बहुत कुछ सिमिलरिटी है और बहुत कुछ डिफरेंस भी है ना। एक तो ये कि ये दोनों ही लॉन्ग रेंज फील्ड्स हैं क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है ना। वहां पर भी KQ/R² इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है इसके भी अपोजिट अपॉन में क्या आ रहा है बेटा, R² आ रहा है, तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों ही लॉन्ग रेंज फील्ड है, कई दूरी तक जा सकती हैं। अगली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स था वो एक स्केलर टर्म थी, है ना, चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स था वो स्केलर टर्म थी, चार्ज। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है IDL, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है IDL, ये एक वेक्टर टर्म है, यहां पर DL एक वेक्टर है आपका, है ना। तो इसका जो सोर्स है वो कैसी टर्म है, वेक्टर टर्म है। एक ये हो गया। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको या इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर देना है, वेक्टर सम कर देना है। क्लियर। और क्या खास बात है भाई इन दोनों में, और क्या खास बात है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एंगल डिपेंडेंट फील्ड है। यहां पर देखो थीटा का रोल आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एंगल डिपेंडेंट फील्ड है। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डाल दूं, यानी कि कोई पॉइंट ऐसा ले लो जो वायर के अलोंग ही है, वायर की लेंथ के अलोंग ही है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड
थीटा पर डिपेंड नहीं करती थी, मैग्नेटिक फील्ड थीटा पर डिपेंड कर रही है। एक और खास बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस आर की डायरेक्शन में ही होती थी। जैसे इस क्यू चार्ज से आर दूरी पर अगर कोई पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो इसी लाइन के अलोंग होगी, या तो इधर और या इधर। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इस तरफ होगी और नेगेटिव चार्ज हुआ तो इस तरफ होगी, है ना। यानी कि जो आर है, जो आपका पोजीशन वेक्टर है, उसी की लाइन के अलोंग होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आप ध्यान से देखिए, इस आर के परपेंडिकुलर है, हमेशा इसके परपेंडिकुलर आएगी, है ना। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज या डिफरेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। क्लियर। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर, हमने अभी अभी एक टर्म पढ़ी परमिएबिलिटी, और एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी थी परमिटिविटी, है ना। परमिएबिलिटी, परमिटिविटी और स्पीड ऑफ लाइट में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अगर मैं आपसे कहूं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसे कैलकुलेट करते हैं, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दें और 4 पाई से डिवाइड कर दें तो ये टर्म कुछ ऐसी बन जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऐसी कुछ बन जाएगी। ठीक है, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई से डिवाइड कर दिया। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हुआ करती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -7। ठीक। ये चीज जब कैलकुलेट आप करेंगे तो ये वैल्यू 1 अपॉन सी स्क्वायर, यानी स्पीड ऑफ लाइट, 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर आएगी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एक कांस्टेंट टर्म के बराबर निकल आई, 1 अपॉन सी स्क्वायर के बराबर, या सी की वैल्यू यहां से डिनोट की जाए फॉर्मूले में तो वो हो जाएगी 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर रूट के बराबर। ये इंटरेस्टिंग रिलेशन यहां से निकल कर आता है। क्लियर है? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन permeability, permittivity of free space, permeability of free space and speed of light in free space, or we can say vacuum. क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, है ना। अभी अभी हमने बाइट-सावर्ट लॉ पढ़ा जिसमें ये बताया गया कि किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता कर सकते हैं आर डिस्टेंस पर, है ना। अब यहां पर जो करंट कैरिंग वायर हम ले रहे हैं वो सर्कुलर लूप की फॉर्म में, उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बाइट-सावर्ट लॉ, है ना। ऐसा कुछ लूप हमने कंसीडर किया। ये मान लीजिए कोई लूप है, सर्कुलर लूप है भाई। साइड व्यू इसका मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ताकि एक्सिस यहां पर आसानी से ड्रॉ कर पाऊं। ये इसकी एक्सिस है, इसकी एक्सिस पर मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है P, जिस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। इस लूप में इस डायरेक्शन में इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है ना, इस डायरेक्शन में इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए I करंट फ्लो हो रही है आपकी, ठीक। और ये पॉइंट इसके सेंटर वाले पॉइंट से x दूरी पर है और इसकी रेडियस r कंसीडर कर लेते हैं। लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है और एक इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट है P जो इसके सेंटर पॉइंट से कुछ x दूरी पर है। यहां पर मुझे क्या पता करनी है, इस सर्कुलर वायर की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। इसके लिए एक डीएल वेक्टर अपने को देखना पड़ेगा, तो मैंने इसकी टॉप पर एक छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट माना, उस एलिमेंट की वजह से यहां कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाल लेता हूं और उसको इंटीग्रेट कर लूंगा तो यहां पर पूरे सर्कुलर वायर की वजह से, पूरे सर्कुलर लूप की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो निकल आएगी। सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं भैया ना, डायरेक्शन किधर होगी। ये आपका सर्कुलर लूप है जिसका यहां पर टॉप पर एक एलिमेंट मैंने लिया हुआ है जिसमें करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये मेरा डीएल हो जाएगा, ठीक। और मेरा जो आर बनेगा, जो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर में मुझे पुट करना है वो ये होगा, है ना। एलिमेंट की उस पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो आर अपन कंसीडर करते हैं
तो एलिमेंट मेरा ये रहा, पॉइंट ये रहा, तो मेरा आर ये बनेगा। अब डीएल क्रॉस आर में करूंगा तो डीएल मेरा ऐसे बाहर की तरफ है, आर मेरा इस तरीके से है कुछ, तो डीएल क्रॉस आर में जब करूंगा तो थंब ऐसे आ रहा है, मतलब कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरीके से होगी, डीबी। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगी। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ठीक, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर के परपेंडिकुलर आती है, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, है ना। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने छोटी सी निकाली, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। अब डीएल और आर में एंगल कितना है यहां पर देखते हैं, डीएल मेरा ये रहा और आर मेरा ये रहा, डीएल मेरा ऐसे है और आर मेरा ऐसे है, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल आप लेंगे तो डीएल वेक्टर जो है ये मेरा इस तरीके से है और आर मेरा इस तरीके से है, तो इन दोनों के बीच में तो ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल है, तो यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू है उसे मैं साइन 90 यानी कि 1 पुट करने वाला हूं अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आपका ये है जिसकी वैल्यू आप इस ट्राइंगल से देख सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल से, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आने वाली है, और यहां पर आता है स्मॉल आर का स्क्वायर जो बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब आप ध्यान से देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड टॉप वाला जो आपने एक एलिमेंट लिया था उसकी वजह से आई है, इसी के करस्पॉन्डिंग अगर बॉटम वाला एक में एलिमेंट कंसीडर करूं, इसके जस्ट अपोजिट वाला, तो उसमें करंट ऐसे नीचे की तरफ जा रहा होगा और उसके लिए आर ये बनेगा कुछ, ये आर बनेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डीएल वेक्टर ऐसे और आर वेक्टर ऐसे, तो इस तरीके से, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले एलिमेंट की वजह से ऐसे आ जाएगी, डीबी ऐसे आ जाएगी, और उसके लिए भी आर की वैल्यू जो होगी वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। इवन आप इस रिंग पर या इस सर्कुलर लूप पर कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उस एलिमेंट की इस पॉइंट पी से दूरी सेम ही है, और वो किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब ये डीबी था जो पहले वाले इवेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई थी, इसका एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, सिमिलरली इस वाले का एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि हर एलिमेंट की वजह से, जैसे इन दोनों एलिमेंट के आपस में वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए, इसी तरीके से हर एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उनके ये वर्टिकल वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी आपको वो केवल इस डायरेक्शन में मिलेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, ये एंगल थीटा है आपका, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, डीबी साइन थीटा। तो आप तो क्या करना है, एक एलिमेंट के लिए डीबी साइन थीटा निकाल लीजिए और इंटीग्रेट उसे कर दीजिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ लूप क्या आने वाली है वो निकल आएगी। तो डीबी ये रहा आपके पास, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरे हिसाब से आने वाली है वो कितनी आने वाली है, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन, है ना। वैल्यू यहां पर डालते हैं, तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db की वैल्यू म्यू नॉट आई dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आर के बराबर है, हाइपोटेनियस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो साइन थीटा आ जाएगा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब सब कुछ कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट, केवल आपको इंटीग्रेशन किसे करना है, डीएल को। डीएल मतलब जो आपने एलिमेंट छोटा सा लूप का लिया था उसे, और डीएल 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 को ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना, डीएल 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 को ऐड करेंगे तो पूरा ये रिंग का सरकमफेरेंस बन जाएगा, यानी कि जो डीएल का इंटीग्रेशन आने वाला है वो 2 पाई आर के बराबर आने वाला है। तो इंटीग्रेट करने के बाद रिजल्ट क्या बनने वाला है, ध्यान से देखिए, म्यू नॉट आई आर, और नीचे हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और डीएल को जब इंटीग्रेट मैंने किया तो ये वैल्यू निकल कर आई, यहां नीचे 4 पाई भी है, यहां भी 4 पाई है, 2 पाई आर,
ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो कितनी निकल कर आ रही है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप या करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। ये फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला जो मेरे पास आया उसे एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर आपको इस रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये तो एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है, सेंटर वाले पॉइंट पर चाहिए तो सेंटर वाले पॉइंट के लिए x की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू को जरा यहां 0 आप पुट करेंगे तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, सेंटर की बात कर रहे हैं भाई, और ये आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, यानी कि आर क्यूब हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा 2r क्यूब, है ना। तो फॉर्मूला क्या आया सेंटर के लिए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर नीचे आर क्यूब, तो एक आर नीचे बचेगा, म्यू नॉट आई बाय 2r। सेंटर पर, सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाय 2r। क्लियर है। तो एक्सिस के किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो आप ये रिलेशन यूज करेंगे, और सेंटर के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यूज करनी है तो म्यू नॉट आई बाय 2r आप रिलेशन यूज करेंगे। क्लियर है। एक और चीज यहां पर हम देखते हैं, सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है। मान लेते हैं कि ये कोई सर्कुलर वायर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, इसमें कुछ ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, टॉप से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है आई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी, इसके लिए राइट हैंड थंब रूल का आप यूज कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, जिस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए। तो राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल किया तो थंब किधर आया, ऊपर आया, थंब ऊपर आया, इसका मतलब जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे जा रही होगी। ठीक है, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप बनाती है तो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजरेंगी वो वापस आकर क्लोज लूप भी बनाएगी। ये कुछ इस तरह की इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, और सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको चेक करनी है किधर होगी तो आप क्या कीजिए, राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिए। जो रिंग है उसमें जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन पर अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए। थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा सेंटर पर, तो जो थंब है वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देगा। ये आपकी वो रिंग है जिस रिंग में करंट फ्लो हो रहा था, है ना। इस रिंग में आई करंट फ्लो हो रहा है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरह की बनेगी। क्लियर। अब बात करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की, है ना। जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने एक लॉ पढ़ा, गॉस लॉ, जिसकी हेल्प से जब हायर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करनी होती थी तो आप गॉस लॉ की हेल्प से इजीली पता कर पाते थे। सिमिलरली बहुत अच्छी सिमेट्रिकल या बहुत अच्छी सिमेट्री रखने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड पता करनी होगी तो गॉस लॉ के जैसा ही यहां पर एक लॉ है जिसे क्या कहा गया है, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या इसका स्टेटमेंट है, क्या ये कहता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो वायर है ना। एक वायर है जिसमें परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनसाइड I1 करंट फ्लो हो रहा है ना। ऐसे एक लंबा सा वायर है, इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। एक दूसरा वायर है जिसमें परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटसाइड करंट फ्लो कर आ रहा है I2। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों वायर्स की वजह से किसी r दूरी पर
या किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पता करनी है। सपोज कीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है P, यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये जितनी दूरी पर ये पॉइंट P है इसे एनक्लोज करते हुए एक सिमेट्रिक लूप बनाना है इन दोनों वायर्स के आसपास। इस पॉइंट P को कंसीडर करते हुए ये पॉइंट P जो है इस लूप पर आ जाना चाहिए। एक क्लोज लूप बनाना है। इस क्लोज लूप को एम्पियर्स लूप कहते हैं भाई, है ना। इस क्लोज लूप को जो है एम्पियर्स लूप कहते हैं। अब आपको क्या करना है, इस लूप की कुछ ना कुछ डायरेक्शन ले लेनी है। सपोज कीजिए ये लूप मैंने जो है ये इस डायरेक्शन में माना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैंने माना है। अब लूप को आपने अपनी मर्जी से जिस डायरेक्शन में माना है उस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए राइट हैंड की। तो जो थंब आएगा वो डायरेक्शन आपको पॉजिटिव कंसीडर करनी है और उसके अपोजिट वाली नेगेटिव कंसीडर कर लेनी है। तो मैंने जो लूप मानी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मानी है। इस डायरेक्शन में अगर मैं राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो थंब किधर आ रहा है मेरा, बाहर की तरफ, यानी कि मेरे लिए I2 जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और I1 जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। पहले ये सब मानकर मैंने रख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, इस लूप के हर छोटे सेक्शन के लिए, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई मैंने एलिमेंट लिया इसका डीएल वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर डीएल वेक्टर कुछ ऐसे है, यहां पर कुछ डीएल वेक्टर ऐसे है और यहां पर कुछ डीएल वेक्टर ऐसे होगा। इस लूप के हर छोटे छोटे डीएल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बी डॉट डीएल। हर छोटे छोटे एलिमेंट का ऐसा करना है और उसको ऐड कर देना है। ऐड कर देना है मतलब क्या कर देना है भाई, इंटीग्रेट कर देना है। यहां पर ये जो जिस इंटीग्रेशन का मैं सिंबल यूज ले रहा हूं ये लाइन इंटीग्रल है, क्योंकि लाइन के अलोंग आप चल रहे हैं ना। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो म्यू नॉट इंटू आई इन के बराबर होगी। आई इन मतलब लूप के अंदर जो टोटल करंट है पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करते हुए उसके बराबर आएगी। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी एंड डीएल along a closed loop is always constant and that constant value is equals to mu naught into I in, where I in is the total current in the loop, inside the loop। और यहां पर करंट जो है वो आपको इनसाइड वाली टोटल कैसे निकालनी है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वाली को सब्ट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव वाली को ऐड करते हुए जाना है। जैसे इस पर्टिकुलर पार्ट में I इन किसके बराबर है, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें I इन किसके बराबर है, I2 पॉजिटिव है, I1 नेगेटिव है, तो ये बराबर होगा I2 माइनस I1 के। तो I जो है ये लूप के अंदर वाला जो वायर्स हैं उनकी केवल करंट है, लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड है। नेट मतलब अगर कोई वायर बाहर भी है करंट कैरिंग वायर, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड सम होगा इसमें, मतलब इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो है ही, लेकिन इस लूप के अगर बाहर भी कोई वायर्स हैं उनकी वजह से भी अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उनको भी कंसीडर करते हुए रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यहां पर रखी जाएगी, एकदम गॉस लॉ की तरह। गॉस लॉ में ई डॉट डी ए होता था जो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता था, वहां पर भी क्यू जो होता था वो इनसाइड वाला होता था, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो टोटल इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, हर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी उसका नेट होता था। इसी तरीके से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो वायर, सभी की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके लिए होगा। क्लियर है भाई? एक एग्जांपल या किसी एक पर्टिकुलर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से, ताकि आपको आइडिया मिलेगा कि इसे अप्लाई कैसे करना है आपको, है ना। सपोज मेरे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर कोई पॉइंट है पी, जिसके लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो क्या करें, एक लूप कंसीडर करें। सपोज कीजिए कि ये कोई लूप है, ये
इसके आसपास मैंने एक सिमेट्रिक लूप माना और ये जो पॉइंट पी था उस लूप पर आना चाहिए, इस पॉइंट पी को लूप पर भी मैंने रखा हुआ है, इस तरीके का लूप बनेगा। इस लूप की डायरेक्शन भी कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये लूप इस तरीके का है, टॉप से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज है ना, टॉप से देखोगे तो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा आपको लूप। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। लूप की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया तो थंब ऊपर आया, तो ऊपर वाली करंट पॉजिटिव होगी, नीचे वाली नेगेटिव होगी, ठीक है ना। अब यहां तो एक ही वायर है, उसमें भी करंट ऊपर है तो वो पॉजिटिव ही हम लोग रखेंगे, ठीक। अब लो अप्लाई करते हैं। लो क्या कहता है भाई, इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। अब बी डॉट डी एल करते हैं भाई। इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी, जैसे अगर यहां पर कोई लाइन इंटीग्रल एलिमेंट मैंने लिया डीएल लेंथ का, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हमेशा टेंजेंशियल ही होगी, है ना, इसी के अलोंग होगी। यहां पर लेंगे तो इस डायरेक्शन में होगी, यहां पर लेंगे तो इस डायरेक्शन में होगी, यहां पर लेंगे तो इस डायरेक्शन में होगी। यानी कि हर एलिमेंट के लिए बी और डीएल के बीच में एंगल 0 डिग्री बनने वाला है। इवन इस लॉ को यूज ही हम तब करते हैं जब बी और डीएल के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री बने या 90 डिग्री बने, ताकि इंटीग्रल बी डॉट डीएल का रिजल्ट या तो 0 आ जाए या cos 0 जो है वो 1 बन जाए और बी इंटू डीएल सिंपल निकल आए, है ना। इसीलिए मैं बात कर रहा था कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए इसका यूज करता है। अब जैसे यहां पर हमेशा बी और डीएल के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो बी इंटू डीएल इंटू कॉस 0, सिंपली बी इंटू डीएल बच जाएगा, और b इंटीग्रल dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनके बराबर आ जाएगा। इंटीग्रल dl 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 जब आप जोड़ेंगे तो ये 2 पाई आर बन जाएगा, सर्कल की सर्कमफेरेंस ही बन जाएगी। तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। आई अंदर कितनी करंट है, आई जो वायर है बस उसी में करंट है, तो म्यू नॉट इंटू आई। और यहां से b की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर। किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड r डिस्टेंस पर कितनी होती है। अच्छा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी वो चर्चा कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है, सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। कैसे बनेंगे, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो राइट हैंड के थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में कर लीजिए, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर लोगी उस डायरेक्शन में आपको लूप बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। करंट ऊपर, कर्ल की थंब फिंगर्स को, तो इस तरीके का लूप बनेगा, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज ऐसा, इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएगी यहाँ ये, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी r डिस्टेंस पर, तो उसके लिए ये फॉर्मूला क्लियर है। चलिए, तो अभी तक जो अपन ने पार्ट रिवाइज किया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी की यूनिट क्या होती है भाई, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर है ना, अगर डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में ही कोई पॉइंट है तो वहां थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। नेक्स्ट, द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो क्या कैसी होती है भाई, क्लोज लूप्स बनाती है ना। और नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। रूल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए हम ऑब्वियसली कौन सा रूल यूज करते हैं भाई, राइट हैंड थंब रूल है ना। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, है ना। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी एक पॉइंट पर, तो आप वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, टेंजेंशियल। क्लियर। चलिए,